ये बड़ी अच्छी बात होती है, जो आपको उम्मीद हो वही रिजल्ट आ जाए हैं। हाँ जी, आपका भाईजान दो कौन से दिए थे? लो पास है, R1 नहीं। हम्म, हाँ यही आपका मसला है। कॉस्ट में भी ये मसला आपको आएगा कि आपने पेपर बड़े आराम आराम से पप्पू सा करते होंगे। पप्पू करने की जरूरत नहीं, मुकम्मल करने की जरूरत है। तो उसका तरीका होता है कि अब आप घर में टाइम रख के प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन के वक्त, अभी नहीं स्टॉप वॉच पे। अभी एक बच्चे के 47 मार्क्स वो बता के गया कॉस्ट में, और FR2 भी था उसका शायद। 45 है कि 47, दोनों 40s पे हैं। तो वो उसका भी यही मसला है, वो कह रहा है मेरा पेपर ही पूरा नहीं होता। तो जिनका पेपर पूरा नहीं होता उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडेंस है कि वो टाइम रख के प्रैक्टिस करें। टाइम रख के प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अगर 10 नंबर का सवाल है तो 18 मिनट में आपने करना है और आधे से ज़्यादा मुकम्मल करना है। और ये कब हरकत करनी है टाइम रख के करने वाली? एट द टाइम ऑफ रिवीजन इन द लास्ट मंथ। अभी भी कर सकते हैं जी। दुख होता है, हाँ दुख तो होता है भाई, भावें 10 पे फेल हो जाए। हालांकि जिसका 10 पे फेल, 20 पे फेल, लेस देन 40 फेल हुआ है, इट मीन्स उसको कॉन्सेप्ट का मसला भी है। जिसका 40 से प्लस पे फेल हुआ है उसका कॉन्सेप्ट इतना मसला नहीं होगा, उस बच्चे की पेपर हैंडलिंग में मसला है, पेपर कंप्लीशन मसला है, पेपर टाइम मैनेजमेंट मसला है। हाँ जी भाईजान, आपका क्या रिजल्ट है? कौन सा रहा? FR1? टैक्स रह गया यार, टैक्स तो आसान होता है। नहीं की थी वजह? R1 की ज्यादा कर ली थी तो R1 निकल गया। अच्छा, लेकिन यार टैक्स निकलना चाहिए, टैक्स आसान है। अब रूल तो नहीं चेंज हुए? अच्छा, काफी तो नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती है हमारे। अच्छा जी भाईजान, दो दिए थे, कौन से दो दिए थे? अच्छा, R1 हो गया पास। चलो। दो यार कम पेपर है, वैसे 3 देने चाहिए, मैं कहता हूँ जी। दोनों पास है, वाह। दो दिए थे, दोनों पास है। इधर से और दो दिए थे, दो पास वाला कोई नहीं अभी तक आया। तो तुम ऐसे ही आ गए हो, कोई मिठाई नहीं, कोई टॉफियां नहीं, कोई गोलियां नहीं, कोई चॉकलेट नहीं क्लास के लिए हैं? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तो भाई सानू भी खुआ ते खुशी होए सानू, मुंह मीठा करा ताकि लोग पेट से दुआ करें। हाँ, क्या कहता है जी? आपने कितने दिए थे उन दसना ही नहीं, उन्होंने भी कहना है, जो पास होया उन्होंने कहना नहीं मेरे भी फटीक पै जड़ी है। एक पास है, कौन सा एक पास है? तो बाकी दो नहीं थे, कौन से? अच्छा, FR1 तो चलो छोड़ दो, पेपर मुश्किल था। टैक्स क्यों नहीं हुआ? तैयारी क्यों नहीं की तुमने? तुम ऐसे ही करते हो जैसे आप शरारतें करते हो, लेट आते हो, काम नहीं करते हैं। तुम्हारी मेहरबानी कॉस्ट में ना करना, नहीं तो मैं फड़ के कुटने देना, मैं दस दिया घरों चुका लेना मैं तेनों। ऐ जवान, क्या कहते हो? पढ़ना है बेटा, पढ़ना है। देखो अपना टाइम जाया कर रहे हो, पैसे भी जाया कर रहे हो। अब आपने 3 पेपर दिए, मेरा ख्याल है एक पेपर आपको 20, 22, 25 हज़ार रुपए में कम से कम कॉस्ट करता है। कोचिंग शोचिंग ये वो किताबें, आई कैप की फीस में लाम लो। ये मैं कम बता रहा हूँ, वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने कौन सा दे रही है फीस जेब से। लेकिन आप लोगों को अंदाजा होता है, अगर आप हॉस्टल में देन और ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। लाहौर से? फिर तो आप यशी पे हैं। इसीलिए आप रिलैक्स्ड हैं। अबू क्या करते हैं? एग्रीकल्चर लैंड है। तो वो अब डांडा नहीं, घर वालों ने कुछ कहा नहीं? कहा तुसी क्या ये तो सुनना है। लेकिन यार ऐसे नहीं करें हैं, अपने साथ मुस्तकबिल है आपका जी। बी लॉ पास है, इसका मतलब है इस क्लास में बी लॉ ज्यादा लोगों का पास है। R1 और बी लॉ के कॉम्बिनेशन में R1 बेचारा जो है
जी, वो कहते हैं सर मेरे भी FR2 और टेक्स्ट पास हो गया। गुड, अच्छी बात है जी, अल्लाह आपको खुश रखे। जब मिठाई आएगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी जी। कोई पेपर नहीं दिया था? हैं? क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट है, अच्छा जी बेटी। टेक्स्ट 40 पे, हाँ। अच्छा, तो अब आपने कौन कौन से पेपर पिक करने हैं? दो वही लेने हैं, छोड़ने नहीं। हाँ बस, ठीक है, 3 पेपर। ठीक है, चलो, अल्लाह सानिया करे। टैक्स का पेपर फेल नहीं होना चाहिए, ये मेरी एक जर्नल परसेप्शन है। अजान हो जाए फिर बात करते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं बात नहीं कर रहा था बेटा, इसलिए आवाज अजान हो रही थी।
तो कल हम 3 बज के जैसे ही अजान होगी ना 3:48-49 पे, तो ब्रेक दे देंगे 10 मिनट की। वुजू करके बैठना आपने, ठीक है? नमाज पढ़ेंगे और वापस आ जाएंगे क्लास में, क्योंकि अब फिर नमाज निकल जाती है असर की, ठीक है? कल से तो जैसे ही अजान होगी, ये जो अभी अजान हुई जो प्रोमिनेंट है, ज्यादा नजर आवाज क्लियर आती है। अच्छा, तो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने सारा मुकम्मल कर लिया था। बस ये एक सवाल नंबर 3 है जो मैंने डिस्कस करना है। उम्मीद है आप में से किसी ने किया होगा, नहीं भी किया तो जाके अब कर लेंगे। मैं रीड कर देता हूँ, इसमें मसाइल पाए जाते हैं। इस सवाल में शायद आपको वो मसाइल फील ना हुए हों। अगर आपने किया किसी ने घर से, आपने किया, आंसर देख के तो नहीं किया? नहीं, क्या हो गया, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। हैं? अच्छा, चले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। वैसे हमने आज पढ़ना क्या है मेन, ये इसके मेरिट्स डिमेरिट्स और नया टॉपिक शुरू करना है, विच इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है? ये खत्म हो गया हुआ था लास्ट टाइम ही, इसमें कुछ नहीं था। वैसे मैंने कम कराया था लास्ट टाइम भी, छोड़ दिया था रिजल्ट की वजह से। मैंने, मेरा ख्याल है एक सवाल शायद करवाया था या रीड किया था। डेटा देखिए, वो कहता है कैलकुलेट द यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का मतलब आपने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है किस प्रोडक्ट की? RI11 एक प्रोडक्ट है जिसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है आपने, और मेथड हमने जो यूज करना है दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ABC मेथड को यूज करते हुए हमने ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है। डेटा दिया हुआ है, रिजवान इंडस्ट्रीज की 6 प्रोडक्ट्स हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 6 प्रोडक्ट्स हैं, स्टेनलेस स्टील और ब्रास से बनती हैं। कंपनी की जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है उसका नाम है RI11, और उस प्रोडक्ट का एनुअल बजटेड डाटा या एनुअल डाटा दिया हुआ है। ये जो एनुअल डाटा दिया है, ये क्यों दिया है? इसकी मदद से आप उसका रेट निकाल लेंगे। तो परचेजिंग एक्टिविटी की कॉस्ट है, उसका ड्राइवर है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो पूरे साल के 15,000 ऑर्डर्स हैं, ये कॉस्ट ड्राइवर। वॉल्यूम पर ईयर का मतलब पूरे साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हैं? 15,000। और कॉस्ट पूल जो ये रुपीज में दिया हुआ है, ये एक्चुअली टोटल कॉस्ट है। तो हमने जो रेट निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर या टोटल परचेज ऑर्डर। ये मेरा ख्याल आ जाएगा 5 रुपीज के 50 रुपीज, 50 रुपीज पर ऑर्डर, पर परचेज ऑर्डर, ऐसे ही है। कैलकुलेटर पे चेक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट इसको ऊपर रखना है, ये रुपीज वाले। नेक्स्ट सेटअप कॉस्ट है, ये सेटिंग कॉस्ट है। इसके लिए नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस्ड हैं। पूरे साल में 11,20,000 की ये कॉस्ट है, और 28,000 बैचेस पूरे साल में प्रोडक्ट R111 के। तो बताएं जी, पर बैच कितना आता है? 40 रुपीज पर बैच, यानी एक बैच बने तो 40 रुपए की सेटअप कॉस्ट होती है, या सेटिंग कॉस्ट बैच की। नेक्स्ट अगला है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। पूरे साल में 9,60,000 है, और उसकी बेस मटेरियल की रेक्विजिशंस दी हुई हैं। तो ये 80,000 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? 12 रुपए पर रेक्विजिशन। समझ आ रही है आपको कैसे निकल रहा है? नेक्स्ट उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट है, 7 लाख रुपए की इंस्पेक्शन कॉस्ट है, और उसकी जो बेस है ये नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है। पूरे साल में 28,000 इंस्पेक्शन होती हैं। तो एक इंस्पेक्शन परफॉर्म करने पर क्या खर्चा आता है? 25 रुपए पर इंस्पेक्शन। आगे चलें। नेक्स्ट आगे मशीनिंग कॉस्ट, टोटल 15 लाख है और 5 लाख मशीन आवर है, तो डिवाइड करें तो क्या आता है? 3 रुपए पर मशीन आवर। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे को इस रेट में, एक्टिविटी बेस्ड एब्जॉर्प्शन रेट्स में कोई प्रॉब्लम होगा। सिंपली टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। ठीक है। अच्छा, ये डाटा जो था ये पूरे साल का डाटा था,
तो आपने ऊपर वाली रकम भी पूरे साल की ली है, नीचे वाली रकम भी पूरे साल की है, एनुअल। ठीक है, आगे वो कहता है रिजवान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेटा रिलेटिंग टू RI11 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब नीचे वाला डेटा जो आपको दिया हुआ है वो सिर्फ किस मंथ का दिया हुआ है? यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर डेटा एनुअल है, नीचे मंथली है, आप क्या करें? अगर आप नीचे वाले डेटे को इंटू 12 करके पर एनम करना चाहें तब भी सही है, चाहे आप इसको पर मंथ लेके चलें तब भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी क्या वजह है कि ये जो रेट्स होते हैं ना, ये मंथली डेटे से निकालें या एनुअल डेटे से निकालें? रेट एनुअल डेटे से निकालें या रेट सेम होते हैं? वजह, ऊपर वाला 7.5 लाख रुपया पर एनम है और नीचे ये 15,000 भी पर एनम है। अगर मैं ऊपर 7.5 लाख को पर मंथ में कन्वर्ट करूंगा ना, तो नीचे वाले को भी पर मंथ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जवाब वही आएगा 50 रुपए। आप करके चेक कर लें, 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 12 और 15,000 डिवाइडेड बाई 12 करके अगर पर मंथ डेटे से रेट निकाले या एनुअल डेटे से रेट निकाले, योर आंसर विल बी सेम। जरा करो, 7.5 लाख तकसीम 12 और 15,000 तकसीम 12, जो आएंगे उनको फिर रेट निकालो तो वही जवाब आना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? एक्चुअली रेट निकालने में कोई मसला नहीं, एनुअल से भी कर सकते हैं और पर मंथ से भी। यहाँ पे अब आई कैप ने एक फॉल्ट है, ये क्योंकि सवाल आई कैप का है, मेरा तो नहीं। यहाँ आई कैप को रिक्वायरमेंट में लिखना चाहिए था फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि जुलाई का एक्चुअल डेटा है असल में आई कैप जो चाह रहा है ना, वो आपसे जुलाई के महीने में, किस महीने में? जुलाई के महीने की प्रोडक्ट RI11 की कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकलवाना चाह रहा है। ये अब इनकी किताब में मिसिंग है, मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि मैंने तो किताब से सवाल उठाया है, तो मैंने लिखा भी हुआ है आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। तो एनुअल डेटे से रेट निकला है और वो बजटरी डाटा है। नीचे जो ये डाटा है ये जुलाई के मंथ का एक्चुअल डाटा है, जिससे कि आपने ये रेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जुलाई के मंथ के ओवरहेड्स निकल आएंगे। ठीक है, कोई बच्चा अगर इस फिगर को इंटू 12 करता है ना, तो 12 इंटू 12 करने से वो फिर प्रोडक्ट R111 के ओवरऑल ओवरहेड एब्जॉर्ब, पूरे साल के ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल रहा होगा वो बच्चा। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने आगे रिक्वायरमेंट में ये ऐड करवा दिए, लिख दें यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई लिखे। ये मिस प्रिंटिंग है नोट्स में, और आई कैप की किताब में भी मिस प्रिंटिंग है। सोल्यूशन वैसे ही किया हुआ है, तभी मैंने रिक्वायरमेंट सही कराई है। तो उनकी रिक्वायरमेंट में फ्लॉ था, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई लिखे, जुलाई 2021। हमने जुलाई 2021 की क्या निकाल ली है, ओवरहेड कॉस्ट। अब इसमें एक मसला तो ये था कि सवाल पूरे साल के लिए करना है कि महीने के लिए करना है, ये मसला था, एम्बिग्विटी थी। तो क्योंकि ये एक्चुअल डेटा जो प्रोडक्ट वाइज डाटा दिया हुआ है नीचे, ये जुलाई के मंथ का है, तो मैंने मंथ वाइज किया और आंसर भी मंथ वाइज का ही है। ठीक है, अगर वो कह देता फॉर द ईयर सॉल्व करें तो फिर इस सारी रकमों को इंटू 12 करता। ठीक है, क्योंकि ये रकमें तो मंथ की हैं। दूसरा मसला क्या दिया हुआ है, ये देखें जी, आपने 50 रुपए पर ऑर्डर का रेट निकाला है, तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लेंगे, 25, ये दिए हुए हैं। तो ये 25 ऑर्डर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफओएच वो निकल आएंगे, क्या कहते हैं इसको, एफओएच एब्जॉर्ब फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इसी तरह आउटपुट इन यूनिट्स दी हुई है, यानी इतने यूनिट बनेंगे। प्रोडक्शन बैच साइज, ये क्या होता है प्रोडक्शन बैच साइज, एक बैच में यानी एक दफा में हम कितने यूनिट बनाते हैं, तो ये दायरा एक दफा में कितने यूनिट बनाता है, यानी 100 बना लिए, फिर मशीन को रोका, साफ सुफ किया, फिर 100 बन गए, फिर रोका, साफ सुफ किया, फिर 100 बन गए, 100 करके बनाते हैं। तो अगर 15,000 यूनिट बनाने हैं तो कितने नंबर ऑफ बैचेस चाहिए होंगे? तो नंबर ऑफ बैचेस का फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ बैचेस का क्या फॉर्मूला होता है, ये नहीं दिए हुए थे। नंबर ऑफ बैचेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, हाँ जी, कितने बैचेस प्रोड्यूस होंगे अगर 15,000 टोटल यूनिट्स बनाने हैं, डिवाइडेड बाय एक बैच में अगर 100 यूनिट्स बनने हैं, तो डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है कितने नंबर ऑफ बैचेस हैं,
बैचेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। वो बैचेस का इस्तेमाल होने, ये इधर इस्तेमाल होने 150 बैचेस। मैं रफ्सा कर रहा हूँ सोल्यूशन, नीट नहीं कर रहा, लेकिन नंबर ऑफ बैचेस ने इस्तेमाल होना है। आगे क्या दिया हुआ है ये देखें, 12 रुपए पर रेक्विजिशन है, 12 रुपए। और यहाँ नीचे जो रेक्विजिशंस दी हैं वो टोटल में नहीं दी, वो क्या दी है, तो ये पर बैच काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसको पहले टोटल रेक्विजिशंस में कन्वर्ट करो। जो चीज भी पर यूनिट या पर मंथ है, ओ पर मंथ वाली तो वैसे ही ले लेंगे, लेकिन जो पर बैच है वो पूरे महीने के लिए नहीं है, इसको इंटू करना पड़ेगा 150 बैचेस। ये पॉइंट है, बच्चे यही ले जाते हैं, गलत है। पर बैच अगर खाली ये लिखा, ये ना लिखा होता फिर ठीक था, क्योंकि उसने मटेरियल एक्विजिशन पर बैच दिए हैं, तो इसको इंटू 150 बैचेस करके 900 मटेरियल की रेक्विजिशन पूरे महीने की है, ये पूरे महीने की है, और यहाँ 900 से मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? किसको नहीं समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ आई? अगला, इंस्पेक्शंस टोटल दिए, पर बैच दिए, और मुझे पर बैच नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टोटल इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पूरे महीने की। तो इसको भी इंटू क्या करना पड़ेगा, 150 बैचेस, ये काबिल इस्तेमाल है। ऊपर जाकर इंटू 150 इंस्पेक्शंस जी। अगला दोस्तों जी, मशीन आवर टोटल चाहिए मुझे, उसने क्या दिए हुए हैं, अब ये पर यूनिट है तो इसको इंटू क्या करेंगे, हाँ इंटू ये 15,000 के यूनिट से। जो चीज पर बैच है वो इंटू बैचेस होनी है, जो चीज पर यूनिट है वो इंटू क्या होनी है, यूनिट्स। तो ये 0.1 इंटू 15,000, ये कितना आता है, 1500 मेरा ख्याल है मशीन आवर आ जाएंगे शायद, है टोटल मशीन आवर 1500 होंगे। तो बच्चों को ये बात वहां पेपर में, बल्कि पेपर में क्या, मैं टेस्ट में भी देता हूँ कई दफा, तो ये जो पर यूनिट वाले वो ड्राइवर दे दिए ना मैंने, वो बच्चे देखते ही नहीं कि इनको इंटू बैचेस इंटू यूनिट्स करके टोटल ड्राइवर चाहिए था। टोटल क्या चाहिए था, टोटल में ड्राइवर होना चाहिए, टोटल में। बाकी सारे सवालों में टोटल में दिया होता था, ये परचेज ऑर्डर भी टोटल में दिए हुए हैं। अगर इसके साथ लिख दिया होता परचेज ऑर्डर पर बैच, क्या लिख दिया होता परचेज ऑर्डर, तो इसको भी मैंने मल्टीप्लाई बाय करना था। तो इस सवाल में दो मसाइल थे। मसला नंबर 1, सवाल को एनुअल दिया हुआ है कुछ डाटा मंथली है। अब सवाल को कैसे सॉल्व करें ये नहीं बताया, लेकिन ना भी बताया हो तो जो रेट्स हैं वो एनुअल डेटे से भी वही निकलते हैं, मंथली डेटे से भी वही निकलते हैं। तो सवाल को मंथ वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, सवाल को पर एनम बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से सिर्फ होगा क्या, रकम बड़ी आ जाएगी पर एनम पे सॉल्व करोगे, ठीक है। सवाल में ये आज़ादी थी। मसला नंबर 2, रेट को जब आपने मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल या कैपेसिटी परफॉर्म से ज़रब देना है एब्जॉर्ब के लिए, तो वो जो ड्राइवर दिया हुआ है जुलाई के मंथ का, वो टोटल में कई ड्राइवर वो पर बैच दिए हुए हैं। जितने भी ड्राइवर पर बैच दिए हैं, हमें पर बैच, हमें टोटल में ड्राइवर चाहिए, चाहे वो टोटल मशीन आवर चाहिए, हमें लेबर आवर भी टोटल चाहिए होंगे, हमें इंस्पेक्शंस भी टोटल चाहिए। यानी जिस प्रोडक्ट के लिए आप निकाल रहे हैं एफओएच एब्जॉर्ब, उसका ड्राइवर जो चाहिए वो पर यूनिट पे नहीं चाहिए, उसका ड्राइवर किस में चाहिए, टोटल में चाहिए। ये एक पॉइंट था जी। जनाब बताएं, समझ आ गई है कि नहीं, नहीं समझ आई, आ गई है? हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए जी। बच्चे जो घर से पढ़ रहे हैं उनका कोई सवाल हो? आज जी इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स ये आपको अब थोड़ा याद करने, मैं बता देता हूँ जी। वो कहता है जी, मेरिट्स कहते हैं एडवांटेजेस को, और डीमेरिट्स कहते हैं डिसएडवांटेजेस को। फायदे और नुकसान इसके क्या हैं जी। ये मैंने वैसे जो टेढ़ा करके लिखा हुआ है ना, ये हेडिंग है, इसको रट्टा लगाना है आपने, बाकी अपने अल्फाज में, बाकी अपने इटैलिक करके लिखा हुआ है मैंने, ताकि आपको वो पॉइंट याद करने में आसानी हो। किया है ना इटैलिक?
तो मैं बुलेट नंबर 4 और 3 ये पहले बता रहा हूँ जी। बुलेट नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ें और मुझे बताएं इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा जिसको समझ आ जाए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का फायदा नंबर 3 क्या है? जिसको समझ आ जाए। एग्जाम में थ्योरी भी आ सकती है जी, बिल्कुल आ सकती है, ये दी हुई है ICAP की किताब में से, बिल्कुल आ सकती है थ्योरी, लेकिन 10 नंबर भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। 3-5 नंबर की थ्योरी आती है, पिछली दफा भी आई है थ्योरी थोड़ी सी। तो रिवीजन के वक्त लास्ट मंथ में मैं थ्योरी दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। बुलेट नंबर 3 ये कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फैक्ट्री के ओवरहेड्स पे भी लगाया जा सकता है, और जो नॉन प्रोडक्शन नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं जैसे सेलिंग मार्केटिंग एडमिन कॉस्ट भी ओवरहेड्स ही होते हैं, लेकिन वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को प्रोडक्शन ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड पे भी लगाया जा सकता है और नॉन फैक्ट्री ओवरहेड पे भी लगाया जा सकता है। जैसे डिलीवरी कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट कस्टमर को डिलीवरी की जाती है, सेलिंग का ओवरहेड्स है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, समझ आ रही है। इसी तरह कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग ये भी सेलिंग ओवरहेड्स हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स पे भी लगता है और नॉन फैक्ट्री ओवरहेड। आम जो ट्रेडिशनल थी सिंगल रेट वाली या एक्टिविटी डिपार्टमेंटल, वो सिर्फ अप्लाई होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। किस पे अप्लाई होती है? ABC की खूबसूरती है कि ये फैक्ट्री एज वेल एज नॉन फैक्ट्री कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बताना चाह रहा है यूनिवर्सल है, हर किस्म के ओवरहेड इसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इदारों के लिए यूज नहीं हो सकती, स्कैन्स टाइप जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो लिखा हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को सर्विस कॉस्टिंग में, सर्विस कॉस्टिंग का मतलब सर्विस इदारों की कॉस्ट निकालने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जा सकता है जैसे कि किसी मैन्युफैक्चरिंग इदारे की प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने बाय चांस जितने सवाल किए हैं हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे अप्लाई किया है। न्यूमेरिकल कोई नहीं है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे हो सिवाय एक के, वो एक न्यूमेरिकल रिवीजन के लिए रखा है मैंने, वो मैंने नहीं कराया, आपकी किताब में ही है, ठीक है। तो एक ICAP की किताब का न्यूमेरिकल जो थोड़ा डिफरेंट अजीब सा है वो हमने रिवीजन के वक्त करना है, तो वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है। कुछ रिवीजन के लिए भी छोड़ना है ना, रिवीजन होनी है आखिरी महीने में, समझ आ रही है, वो मैंने करवाना है रिवीजन क्लास में। क्या कहते हैं, समझ आ रही है। यानी 2 फायदे बता दिए उसने। फायदा नंबर 3 क्या था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब इस्तेमाल होती है तो फैक्ट्री के प्रोडक्शन ओवरहेड भी इसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और नॉन फैक्ट्री नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी इसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। दोनों का वे आउट एक ही तरह है। दूसरा, ये खाली मैन्युफैक्चरिंग इदारे जहां प्रोडक्ट बनती है प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए खाली नहीं इस्तेमाल होती, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को बताने का मकसद वो आपकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी बता रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टाइप ऑफ ओवरहेड हो या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किस्म के इदारे हर किस्म के ओवरहेड पर अप्लाई हो सकती है। ये उसका यूनिवर्सल एडवांटेज है अप्लाई होना, कुछ इदारों पे अप्लाई नहीं होती, सब पे लग सकती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, मैंने आपसे कहा था सिंगल ओवरहेड में प्रॉब्लम है, सिंगल रेट सिस्टम है कि किसी प्रोडक्ट के हिस्से में ओवरहेड्स कम आते हैं डिस्ट्रीब्यूट होके, किसी प्रोडक्ट के हिस्से में ओवरहेड ज्यादा, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स होती है। अगर आपने फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आप डिपार्टमेंटल सिस्टम पे जाएंगे, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ओवरहेड्स की, ज्यादा एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो देन आपको किस पे जाना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसमें आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्यूरेट होती है, रियलिस्टिक कॉस्ट होती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी सही तरह से निकाल सकते हैं। मतलब मैंने अगर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना हो सेल माइनस कॉस्ट करके, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट,
और ये 40 और ये 45, 5 रुपए का क्या है लॉस। अब प्रोडक्ट बी लॉस मेकिंग नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है? लेकिन जब हम पता चलाते हैं तो पता चलता है कि ये सिंगल रेट सिस्टम से हमने की थी, जिस वजह से इस प्रोडक्ट की कॉस्ट गलती से ओवर स्टेटेड है और इसकी कॉस्ट क्या है अंडर स्टेटेड है। जब एबीसी से हम इसको सॉल्व करते हैं इसी प्रोडक्ट को दोनों को, तो मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट आ जाती हैं, अब आपकी ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये क्या क्या जनरेट कर रही हैं, मिसाल के तौर पर ये प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। क्या जनरेट करेंगे? प्रॉफिट। समझ आ रही है बात आपको? यानी एबीसी ने हमारे कॉस्ट को जब सही डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी सही निकल आए। पहले प्रॉफिट गलत नहीं कर रहे थे। क्यों गलत नहीं कर रहे थे? क्योंकि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवर स्टेटेड थी, दूसरे की कॉस्ट क्या थी अंडरस्टेटेड। तो एबीसी का एडवांटेज क्या है? वो कहता है इसकी मदद से इदारे अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को रियलिस्टिक बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट रियलिस्टिक होती है, जिस वजह से कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है जिथे कंपटीशन बढ़ेगा, दो बिजनेसमैन आपस में लड़ रहे compete कर रहे हैं, इन अ कंपेटिटिव इन्वायरमेंट वो कहता है आप बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट की क्या मेजर कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट हमारी लॉस मेकिंग है। ट्रेडिशनल में ये प्रॉफिटेबिलिटी गलत होती है, एबीसी में ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है ज्यादा एक्यूरेट और रियलिस्टिक है। तीन बातें बताई अभी तक। एडवांटेज नंबर 2 क्या है? ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन रियलिस्टिक होती है एबीसी में, प्रोडक्ट कॉस्ट रियलिस्टिक होती है, प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट भी रियलिस्टिक होते हैं और हमें सही पता चलते हैं। समझ आ रही है? ये है फायदा नंबर 2। फायदा नंबर 3 क्या था कि ये फैक्ट्री और नॉन फैक्ट्री दोनों वेरिएट्स के लिए होती है। फायदा नंबर 3 था या जो भी था, उसके बाद 4 था शायद कि वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर भी एप्लीकेबल है। फायदा नंबर 1 क्या है? वो कहता है आज के दौर में मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा काम मशीनों के जरिए होता है। किसके जरिए? मशीनों के जरिए। प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल क्या हो चुके हैं? शॉर्ट हो चुके हैं। इदारे की प्रोडक्ट एक दो नहीं है, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। जब किसी इदारे की प्रोडक्ट ज्यादा है, जिस इदारे की मशीनों से काम ज्यादा हो रहा है और प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स है, जिनको बार बार चेक करना पड़ रहा है कि कहीं खराब ना बन जाए, ये ना हो कि सारे पैसे जाया चले जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है आपकी, अगर इन्वायरमेंट में मॉडर्न इन्वायरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हुआ यह है कि ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के मुकाबले में ज्यादा हो गई है। क्या ज्यादा हो गई है? ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के मुकाबले में ज्यादा हुई है। यानी पहले होती थी ऐसे, डायरेक्ट मटेरियल अगर 15 रुपए है, डायरेक्ट लेबर 10 रुपए है, तो ओवरहेड कॉस्ट होती थी 2-3 रुपए। ये ट्रेंड था माजी में। आजकल ट्रेंड क्या है? ऑटोमेशन की वजह से वेस्टेज मटेरियल की कंट्रोल हो गई, अच्छा मटेरियल लगता है, कम लगता है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का मटेरियल, 10 रुपए की लेबर और फॉर एग्जांपल 15 रुपए के ओवरहेड्स। मिसाल दे रहा हूँ, इस मिसाल में मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि पहले के मुकाबले में ओवरहेड कॉस्ट रेशो वाइज उनके मुकाबले में क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। जब ओवरहेड कॉस्ट बढ़ चुकी है तो इसकी तकसीम करना बड़े एहतियात बरतनी पड़ेगी। नहीं समझ आ रही कि लापरवाही से कर देंगे? पहले ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का एक माइनर सा पोर्शन होता था, सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होती थी। अगर हमसे डिस्ट्रीब्यूशन गलत भी हो जाती थी ना, किसी प्रोडक्ट में ज्यादा ओवरहेड आ गया किसी में कम, तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होने की वजह से ये एरर इतना प्रोमिनेंट। अब ये एरर प्रोमिनेंट क्यों होता है? क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का एक मेजर पोर्शन है। क्यों मेजर पोर्शन है? उसकी वजूहात उसने ये लिखी है कि इदारे में कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, इदारे में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, इदारे की मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट हो चुका है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है नई प्रोडक्ट आई, बिकना शुरू हुई और बंद हो गई, इसको लाइफ साइकिल कहते हैं।
फिर नई प्रोडक्ट आई, को 3 4 साल 5 साल बिकी, बंद, डिमांड ही नहीं है उसकी। क्यों? उससे अच्छी टेक्नोलॉजी की, उससे बेहतर प्रोडक्ट कंपटीटर ले आया, और आपकी प्रोडक्ट मार्केट से क्या होती जा रही है, जल्दी जल्दी फारिग होती जा रही है। आप देख ही रहे हैं नोकिया के, ओ नोकिया कह रहा हूँ, सैमसंग के, एप्पल के मोबाइल कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। क्यों इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं? क्योंकि एक लाता है तो दूसरे का मॉडल पीछे करता है, दूसरा पहले का करता है, इस तरह आपस में इनमें कंपटीशन जारी है। तो मोबाइल का जो लाइफ साइकिल है एक मॉडल का, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन कम। जैसे ही कोई नया मॉडल आता है, लोग स्टेटस सिंबल के लिए या किसी भी वजह से वो नया मॉडल मोबाइल का, चाहे एप्पल है चाहे वो सैमसंग है, आईफोन यानी या सैमसंग, दोनों में से जिसका वो लेना चाह रहा है वो ले लेगा। जिससे पुराने मॉडल की डिमांड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको ये कहना चाह रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे ओवरहेड्स को मल्टीपल ड्राइवर की बेस पे तकसीम करती है, और इसकी वजह से आपके उन तमाम इदारों में जहां एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जहां प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल शॉर्ट हैं, उन तमाम इदारों के लिए एबीसी तमाम वो ओवरहेड्स की तकसीम को फिर ग्राउंड पे करने के काबिल है। समझ आ रही है बात आपको? यानी मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, जिस वजह से भी आपको एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पेश आ रही है। अब ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है, इसलिए भी एबीसी उस सिग्निफिकेंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के काबिल है, ये कहना चाह रहा है। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। तो चार बातें। पहली, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट चेंज हुआ और एबीसी उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करने के काबिल है, ये फायदा है। नंबर टू क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट रियलिस्टिक होगी तो आप अपनी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी भी सही निकाल सकते हैं। नंबर थ्री, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों ओवरहेड्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। नंबर चार, सर्विस इदारों के लिए भी। उसके बाद अब जब हम ऊपर कह के आए थे कि ये सारे इदारों पे लग सकती है, तो नीचे उसका क्रिटिसिज्म है जी। पहला क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट वो कहता है, आप कहते हैं हर तरह के इदारे पे लग सकती है, हर तरह के इदारे पे लग सकती है, वो कहते हैं नहीं। जो उसके अगेंस्ट एबीसी वाले, वो कहते हैं ये कुछ इदारों में नहीं लग सकती, कुछ इदारों में एबीसी अप्लाई नहीं हो सकती। वो कौन से दो तरह के इदारे हैं? जिन इदारों की ज्यादातर ओवरहेड कॉस्ट वॉल्यूम रिलेटेड ड्राइवर पर बेस कर रही है। किस पे बेस कर रही है? वो क्या होते हैं बताओ भाई? वॉल्यूम रिलेटेड ड्राइवर बताया था मैंने, जब मैंने एबीसी शुरू की थी, मैंने कहा था वॉल्यूम रिलेटेड बेस होती हैं कुछ। वॉल्यूम रिलेटेड ड्राइवर दो होते हैं, हाँ, लेबर आवर, मशीन आवर। जिन इदारों के ज्यादा ओवरहेड लेबर आवर मशीन आवर पर बेस करें ना ज्यादा, वहां पे एबीसी नहीं कामयाब। जिन इदारों की लेबर आवर मशीन आवर के अलावा ओवरहेड ज्यादा हो, ये देखे इस सवाल में भी मशीन आवर वाला एक है, बाकी 4 5 ऐसे हैं जो मशीन आवर पर बेस। आप हर सवाल में देख लेना, मशीन आवर वाले नहीं होंगे सारे। ज्यादा ओवरहेड कौन से होंगे? जो मशीन आवर के अलावा कोई बेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम वो ओवरहेड जो मशीन आवर पर बेस कर रहे हैं, इनको बोलते हैं वॉल्यूम रिलेटेड ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं इनको? और ये वाले जो हैं इनको क्या बोलते हैं? नॉन वॉल्यूम रिलेटेड ओवरहेड्स, क्योंकि इनकी बेस अपनी होती है। इनकी बेस लेबर आवर मशीन आवर। और समझ आ रही है? यानी वो कहना ये चाह रहा है कि हर वो इदारा, कौन सा इदारा? हर वो इदारा जहां पे ओवरहेड कॉस्ट वॉल्यूम रिलेटेड यानी मशीन आवर लेबर आवर वाली है, तो वो पुराने सिस्टम ही कामयाब है। सिंगल रेट भी चल जाएगा, डिपार्टमेंटल भी चल जाएगा, एबीसी लगाने की क्या जरूरत है, इतनी टेंशन लेने की लोड़ है जब आपके हैं ही सारे मेजोरिटी ऑफ द ओवरहेड लेबर आवर मशीन आवर पर बेस कर रहे हैं। हाँ, जिन इदारों में मशीन आवर लेबर आवर डिपेंडेंट ओवरहेड बहुत थोड़े हैं, ओवरहेड हैं लेकिन मशीन आवर लेबर आवर पर डिपेंड नहीं करे, उनकी अपनी कोई बेस है, वहां बाकी एबीसी कामयाब होगी या एबीसी लगाई जा सकती है। तो क्रिटिसिज्म क्या है? किन इदारों पर एबीसी नहीं लग सकती? जिनकी ओवरहेड कॉस्ट में ज्यादातर ओवरहेड कौन से हैं? जो वॉल्यूम रिलेटेड ड्राइवर्स पे यानी मशीन आवर लेबर आवर पर डिपेंडेंट है। या दूसरी क्या वजह है? जिन इदारों की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बाकी कॉस्ट के मुकाबले में क्या है, थोड़ी है। तो मसला क्या थोड़ी होने में? मसला क्या थोड़ी होने में? वो कहता है
आप चाहते हैं ओवरहेड की एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन हो। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ एक्यूरेसी ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, तो आपको ऐसे खर्चे की एक्यूरेसी ढूंढने की जरूरत, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं, जो खर्चे ही इनसिग्निफिकेंट है बेचारा, जो खर्चे ही थोड़ा सा है। नहीं समझ आ रही? मिसाल के तौर पर आपके घर में एक खर्चा हो रहा है जो सिर्फ 200 रुपए का है, और एक खर्चा है जो 20,000 रुपए का है। अब अगर अबू वो खर्चे को 20,000 को भाइयों में डिवाइड करने लगे या 200 को डिवाइड करने लगे, एहतियात किसमें बरतेंगे? 20,000 की ना, क्योंकि 20,000 को अगर गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कोई भी बच्चा एतराज कर सकता है, अबू आपने सही तकसीम नहीं की, मैंने बहुता खर्चा देता जे मैं। लेकिन अगर 200 रुपये ही है तो कोई अब छड़ो, दफा करो, डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, मैं पूरा कर देना है, हेलो पढ़ो 200 रुपया। समझ आ रही है? यानी जब कोई खर्चा माइनर अमाउंट का होता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी क्रिटिकल, जायदाद में भी ऐसे ही है। वरासत थोड़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। जायदाद बहुत ज्यादा है, वरासत की तकसीम में फटे ज्यादा होते हैं, ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल इस तरह वो कहता है उन तमाम इदारों में एबीसी सूटेबल नहीं है जिन इदारों की ओवरहेड कॉस्ट ना होने के बराबर है, थोड़ी खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा है, डायरेक्ट लेबर ज्यादा है। उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। क्या वजह बताइए उसने एबीसी सारे इदारों पे, कौन से इदारों पे नहीं लग सकती? जिन इदारों की ओवरहेड कॉस्ट ज्यादातर लेबर आवर या मशीन आवर पे डिपेंड कर रही है, या जिन इदारों की ओवरहेड कॉस्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं है। उसके बाद आगे चलो, वो कहता है, ये मैंने भी बताया था क्लास में, कि आप खर्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो किसी एक्टिविटी में फॉल नहीं कर रहे होते, जिसको जर्नल कॉस्ट पूल कहते हैं। ठीक है, उनके लिए फिर आपके पास जो बेस बचती है वो लेबर आवर या मशीन आवर वाली बेस बचती है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि वो कुछ खर्चे एबीसी के अंदर फॉल करने के काबिल नहीं होते, जर्नल ओवरहेड्स कहते हैं उन्हें। उसके बाद बाज इदारों में एबीसी को इंप्लीमेंट करने का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ज्यादा होता है, और उससे जो फायदा हासिल हो रहा होता है एक्यूरेट कॉस्ट का वो कम होता है। यानी एबीसी का सिस्टम चलाना महंगा पड़ रहा है, उससे जो एक्यूरेसी का फायदा आ रहा है वो फायदा कम है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है उसको चलाने की। बंदे बोते रखे जी, नहीं समझ आ रही? यानी कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द एबीसी इज मोर देन द बेनिफिट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग द एबीसी। तब भी फिर उस इदारे में एबीसी को अप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि महंगा सिस्टम है। चौथा, कितनी एक्टिविटीज रखनी है, हर एक्टिविटी का ड्राइवर क्या हो, ये सिलेक्शन मुश्किल होती है। बाज एक्टिविटी के एक से ज्यादा ड्राइवर है, बाज एक्टिविटीज के, बताओ भाई इंस्पेक्शन के ड्राइवर क्या हैं? इंस्पेक्शन की एक्टिविटी हो या इंस्पेक्शन कॉस्ट हो, उसके ड्राइवर या बेस क्या, बताओ? इंस्पेक्शन कॉस्ट के ड्राइवर कौन से हैं? पिछला टॉपिक भी आना चाहिए। नहीं, वो तो पहले वो एफओएच के सवालों में भी किया आपने, बेसिस भी पढ़ी थी हमने। बताओ भाई इंस्पेक्शन कॉस्ट या इंस्पेक्शन एक्टिविटी का ड्राइवर क्या, रटा छोटा नहीं गया हुआ आपने? हाँ जी, इंस्पेक्शन एक्टिविटी नहीं थी तो इंस्पेक्शन कॉस्ट होगी, पढ़ाया भी था वैसे मैंने। नहीं याद? लास्ट लेक्चर नहीं ना पढ़ा सही, लेक्चर पढ़ा ही नहीं होगा तुमने। क्यों है? रिजल्ट, तुम्हें तो रिजल्ट पता था तुम्हारा क्या कटाकटी आना है। ये देखो भाई मैंने लिखा था इंस्पेक्शन एक्टिविटी का ड्राइवर है इंस्पेक्शन आवर्स, ये वैसे पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। इंस्पेक्शन आवर्स ना हो तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स, अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स ना हो तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। दो तीन चीजें हैं। सवाल अभी आज भी किया है, आज किया इंस्पेक्शन, अभी मैंने एक सवाल कराया है, इसका मतलब है सिफर ऑब्जर्वेशन है। ऐ देखो थल्ले ऐ लिखा है इंस्पेक्शन कॉस्ट, इसको मैं कहता हूँ फिटाई मुंह, साडा फिटाई मुंह पढ़न पढ़ाते हैं, क्या कहते हो? यानी हमने देखा ही नहीं, ये ड्राइवर याद कर लो। यानी एक कॉस्ट के, बताना पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ, एक कॉस्ट का ड्राइवर एक से ज्यादा भी
हो सकता है। तो ये सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर भी प्रॉब्लमेटिक होती है कई दफा। उसके बाद आखिरी प्रॉब्लम क्या है? आखिरी प्रॉब्लम ये है, किसी का मोबाइल बज रहा है जी। मेरा ही है? अच्छा जी। जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई की जाती है पहली दफा, तो आपका स्टाफ वेल ट्रेन्ड नहीं होता। उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये कॉस्ट पूल क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, किस खर्चे को किस एक्टिविटी पूल में डालना है, क्लासिफाई करना है। जैसे बैड डेट्स में पूछूं, बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट एडमिन कॉस्ट है या फाइनेंस कॉस्ट है? मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक है नहीं यहाँ पे, आना नहीं है कहीं बैड डेट्स, वैसे पूछ रहा हूँ। तो एज एन अकाउंटेंट आप अपना पुराना अकाउंटिंग का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे कि बैड डेट्स का ताल्लुक सेल के साथ है, हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो पैसे डूबेंगे ना, तो आप उसको सेलिंग में या कुछ कहते हैं एडमिन में, जो भी आपके टीचर ने आपको बताया हुआ है, तो वो आपने अपनी परसेप्शन और अपनी रूल डेवलप कर लिया है। आइंदा जब भी कभी बैड डेट्स आएगा, आप कहेंगे कि मैंने तो इसको सेलिंग एक्सपेंस में क्लासिफाई करना है। एक बचा है जो बैड डेट्स को कभी प्रोडक्शन कॉस्ट में डाल देता है, कभी वो सेलिंग में डाल देता है, कभी वो एडमिन में डाल देता है, कभी फाइनेंस कॉस्ट में। आप उसे कहते हो भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आती बैड डेट्स को कहाँ लिखना है, कौन सा खर्चा है। इसका मतलब है ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बैड डेट्स। इसी तरह एबीसी के तहत खर्चों को इकट्ठा करना होता है पूल में, कौन सा खर्चा किस एक्टिविटी पूल में जाएगा, इसके बारे में अवेयरनेस, नॉलेज और स्किल होना जरूरी है, जो कि बाज दफा स्टार्टिंग में एम्प्लॉइज के पास नहीं होती, जिस वजह से वो गलत जगह पे गलत एक्टिविटी की कॉस्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। समझ आ रही है आपको? तो इंस्पेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, उसको कोई पेमेंट की गई है तो वो इंस्पेक्शन कॉस्ट का पार्ट ही बनेगी। किसका पार्ट बनेगी? वो उठा के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं जूनियर एम्प्लॉइज। क्या नतीजा निकलेगा? एरर आ रही है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो आखिरी पॉइंट 5वां नंबर वो समझाना ये चाह रहा है कि एबीसी एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। जिन लोगों ने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, जिन लोगों की कोई बेस नहीं है, उन लोगों को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझाना, इंप्लीमेंट कराने में मुश्किलात आती हैं शुरू शुरू में। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? द मॉडल इज डिफिकल्ट टू एंड इवन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू फेयर अंडरस्टैंडिंग। वो कहते हैं जी बहुत एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बाज लोगों को कि कौन सी कॉस्ट किस एक्टिविटी में जाएगी, कौन सी एक्टिविटी का क्या ड्राइवर होगा, जिस वजह से शुरू में इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम भी आती है और लोगों को इसकी समझ भी नहीं आती। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने आपने कहना है जी हमें एबीसी लगानी चाहिए, हमें अपने इदारे में ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगानी चाहिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिन्होंने फैसला करना है, उसमें एक केमिकल इंजीनियर बैठा है, वो ताड़े पीछे कह देगा की होंगी ये, आप उसे बताएंगे ये एबीसी का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वो कहेगा अच्छा आगे दसो की होता है, तो वो आपसे पूछ ही जाएगा, फिर कहेगा नहीं रहने दो, लगता है को बड़ी मुश्किल चीज है ये है। लेकिन जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, हमने, हमें तो पता है। एक आम आदमी को एबीसी से मुराद तो वो एक इंग्लिश की वो भी है ना टर्म एबीसी, एबीसी बेसिक नॉलेज को कहते हैं। किसी चीज की एबीसी जानने का मतलब उसका बेसिक नॉलेज होना है। तो यहाँ पर एबीसी से मुराद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। तो हमने कितने एडवांटेजेस डिस्कस किए और कितने डिसएडवांटेजेस किए, ये मैंने नहीं किए, ये आईकैप की किताब में लिखे हुए हैं। अगर आप किसी एसीसी की किताब से देखेंगे तो वहाँ 8-8 10-10 लिखे होंगे, कुछ रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये उन इदारों पे इस्तेमाल नहीं हो सकती जिनके ओवरहेड कॉस्ट या तो बहुत थोड़ी है या ऐसी है जो सारी डिपेंड किस पे कर रही है, मशीन आवर, लेबर आवर पे। नंबर 2, बाज खर्चे ऐसे होते हैं जो किसी पूल में फॉल, जिनको जर्नल ओवरहेड में रखना होता है और फिर वो ट्रेडिशनल से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रेडिशनल बेस से। नंबर 3, फॉल्ट, जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो बाज दफा इंप्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी से जो फायदा हासिल होना है वो कम होता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट, इससे अगला एक छोड़ के इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसके अलावा एक्टिविटी सेलेक्ट करना और उनका सूटेबल ड्राइवर सेलेक्ट करना भी डिफिकल्ट टास्क है।
ले ये 5 डिसएडवांटेज हैं, आपने इनको अपने अल्फाज में लिखना है वहां पे। याद क्या करना है, ये हेडिंग पॉइंट, जैसे पॉइंट में बोल रहा हूँ, समझ आ रही है। मैं भी इसको रट्टा लगाऊंगा तो इंग्लिश याद नहीं करूंगा। पहला पॉइंट, उन इदारों में सूटेबल नहीं है जिनके खर्चा या तो ओवरहेड का कम है या ज्यादा खर्चा है वॉल्यूम रिलेटेड। नंबर 2, इसका एक्टिव, इसकी जो कॉस्ट है इम्प्लीमेंटेशन की, वो कई दफा उसके बेनिफिट से ज्यादा होगी। ठीक है। नंबर 3, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो किसी पूल में फॉल, जो जर्नल ओवरहेड होते हैं, और उनके लिए हमें लेबर आवर मशीन आवर वाली बेस ही चलानी पड़ती है। कई दफा इसको इम्प्लीमेंट करने की अच्छा सॉरी ये हो गया हुआ है। फिर एक ये था कि आपका आखिरी वाला जो है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिस वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आते हैं। 5वां, एक्टिविटीज की सिलेक्शन और उनके ड्राइवर्स की सिलेक्शन डिफिकल्ट है। चले जी आगे, बस खत्म। आपने अब कोटा छोटा आपने लगाना है। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें, मैंने डिटेल से बता दी। आल दो आप में से कुछ लोग सो रहे थे तो कोई मसला नहीं, मेरा काम बताना है आपको। अगर सरूर आ रहा था और नींद आ रही थी कोई मसला नहीं। हाँ लोरी थी वो जी बच्चों सही है। हाँ भी जवान ठीक है। चलो इसको याद कर लेना आप। हमने चैप्टर शुरू करना है आज, विच इज मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नाम से है। किस नाम से है? चलो नोट्स बंद कर दो जरा, नोट्स बंद कर दें, कोई जरूरत नहीं है नोट्स की। आज पता चलेगा आपकी FR1 कैसी है। हाँ जी, FR1 का पता चलेगा कैसी है भाई। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा भी जवानों, सबको इनकम स्टेटमेंट तो बनानी आती है, ये लिखने ना बैठ जाना, बस चुप करके देखो। सब बच्चों को इनकम स्टेटमेंट तो बनानी आती है। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको इनकम स्टेटमेंट ना बनानी आती हो? है कोई बच्चा? आपने कभी इनकम स्टेटमेंट बनाई? प्रॉपर नहीं आती? प्रॉपर से क्या मुराद है? अच्छा अच्छा, वो कोई मसला नहीं, मेन हेडिंग्स तो आती है ना। बट ठीक है, साड़ा कम मेन हेड है, आहिस्ता आहिस्ता जाके आ जाएगा वो भी, कोई टेंशन नहीं जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद अगली हेडिंग क्या होती है, फिर उसके बाद हेडिंग्स बतानी है, हेडिंग के अंदर डिटेल में नहीं जाना अभी। जी बताएं जी जनाब। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू होती है, बोलना नहीं बाकियों ने। चलो मैं यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिख देता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं। अच्छा जी आगे बताएं। बिल्कुल ठीक है। हाँ सेल रेवेन्यू, ये मेन हेड आने चाहिए, जिसको मेन हेड आते हैं बस काम ठीक है। सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं उसको, या शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये आ जाता है जवाब आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, इसके बाद बताएं भाईजान। इतनी आती है नहीं, इसके बाद अगली हेडिंग होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगली हेडिंग क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यार ये तो आनी चाहिए, जिसको मेन हेडिंग आनी चाहिए, अंदर की डिटेल बाद की बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी। चलो बताओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मेन हेड ये, इसके अंदर भी हेडिंग होती हैं। हाँ जी, सेलिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और एडमिन कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट इधर नहीं होती। हाँ, जब आप इसको लेस कर देते हैं तो ये आपके पास जो आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? इसी को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, PBIT। इससे नीचे फाइनेंस कॉस्ट के इंटरेस्ट लेस करते हैं, लेकिन हमारी स्टेटमेंट इधर ही खत्म हो जाती है बस।
एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हम इससे आगे बनाते ही नहीं, ना टैक्स लिखते हैं, ना जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटेंट ने टैक्स नहीं देना, वो टैक्स की कैलकुलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए चाहिए। किस चीज की डेप्रिसिएशन? नहीं, मैं तो हेडिंग ट्रेडिंग की दे चुका हूँ जी। 5 दसो की कहते हो? डिलीवरी वैन होगी तो? हाँ जी, तो डिलीवरी वैन का काम क्या है? सेल को प्रमोट करना, हर वो खर्चा जो सेल प्रमोट, ये तो फिर आपको इसका मतलब है जब हमने बेसिक पढ़ाई थी आपको वो बेसिक भी क्लियर नहीं है, अब हो जानी चाहिए थी। हर वो खर्चा जो सेल प्रमोट करने के लिए हो या सेल के लिए हो, वो खर्चा सेलिंग है। तो डिलीवरी वैन भावें होवे या भावें ड्राइवर होवे डिलीवरी वैन ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ डिलीवरी वैन ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ डिलीवरी वैन ਦਾ, जो खर्चा भी डिलीवरी वैन का होगा, ये गाड़ी का होगा, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन है असल में वो। जो इदारे को चलाने वाली मैनेजमेंट है उसकी तमाम पेमेंट्स एडमिन कॉस्ट में आती हैं। जो इदारे को चलाने वाली मैनेजमेंट है, ये तमाम इदारे के एम्प्लॉयज है ट्रेडिंग बिजनेस में, उन तमाम एम्प्लॉयज की तनख्वाहें तनख्वाहें एडमिन में है। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं कर रहा। मैन्युफैक्चरिंग में रूल चेंज हो जाता है, तनख्वाहों का रूल चेंज हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। एडमिन में तमाम तनख्वाहें, ओ सॉरी सॉरी, ट्रेडिंग बिजनेस में तमाम तनख्वाहें एडमिन कॉस्ट है। ट्रेडिंग बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस होता कौन सा है? 10 पॉइंट। हाँ, जो बनी बनाई चीज लेता है और बेच देता है, पूरी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ट्रेडिंग बिजनेस है। FR1 भी 99% ट्रेडिंग बिजनेस को डील करता है। एक आधा चैप्टर शायद हुए भावे उसे, भावे ना ही हुए, भावे इंट्रो में भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन सारी कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रेडिंग को डील नहीं करती। सारी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA मैन्युफैक्चरिंग को डील करती है मेन, जिसमें फटे ज्यादा है। पहले मुझे बताओ यहां तक ठीक है? अब इसका मतलब है जिसको ये इनकम स्टेटमेंट आती है उसको ये पता होना चाहिए। जब मैंने पहले शुरू किया था, जहां से मैंने बेसिक शुरू की थी, मैंने कहा था ट्रेडिंग बिजनेस में सेल प्राइस इज इक्वल टू होती है कॉस्ट प्लस, और कॉस्ट में मैंने कहा था ट्रेडिंग बिजनेस में 3 कॉस्ट होती हैं, परचेज कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट, बल्कि 4 का था। ये जो परचेज कॉस्ट होती है ये इसके अंदर छुपी हुई होती है, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर छुपी हुई होती है। कॉस्ट ऑफ सेल परचेज कॉस्ट की मदद से निकलती है, और परचेज कॉस्ट के अलावा ये सारा कुछ जो है, ये दोनों सेलिंग मार्केटिंग एडमिन वो इधर होते हैं ऑपरेटिंग में। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में होता है, और फाइनेंस कॉस्ट वो अलहदा लिखी जाती है नीचे, वो इससे नीचे आती है। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कटो। मेरा सवाल है आपसे, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? क्योंकि सारे टीचर निकालते हैं, सारे बच्चे निकालते हैं, एग्जामिनर निकालते हैं, तहसील भी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वजह? ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालते हैं भाईजान? जिन्होंने रिपोर्टिंग पढ़ी है, अकाउंटिंग पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, जब कभी ये आपको स्टेटमेंट कभी किसी टीचर ने कराई होगी तो ये वजह बताई होगी। IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक उसने भी बताया हुआ है। तो जीपी शिपी क्यों निकालते हैं? डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कटो या एम करो सेल माइनस खर्चे। अच्छा, और क्या वजह है? मार्जिन और मार्कअप निकालने के लिए। और ग्रॉस, ये मैं अभी आपका ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे पुराना इम्तिहान ले रहा हूँ, ये आपको समझ नहीं आ रहा कि सर क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अपना नॉलेज जो आपका है ना पुराना नॉलेज, वो आपका रिफ्रेश कर रहा हूँ, और आपने ये सब नॉलेज हासिल किया हुआ है लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड गया हुआ है आपका, बस मैं उसको थोड़ा चार्ज अप कर रहा हूँ। इसीलिए मैं नहीं कह रहा लिखने बैठ के, बस मुझे सवालों के जवाब दें। मुझे ये बताएं कि हम ऐसे भी तो कर सकते थे, सेल माइनस तमाम खर्चे इकट्ठे एक कोई प्रॉफिट कर लेंगे। अब वक्त पैन की लोड़ से जीपी अलहदा निकाल रहे हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर थले जाके नेट प्रॉफिट आना है। हाँ भाई दसो किसी को पता होगा यार, जो पढ़ रहा हो अकाउंटिंग अभी, मैं ये नहीं कहता कि आपको आता नहीं होगा जी। इसकी वजह किसी टीचर से पूछी है आपने कभी? हाँ, एक्चुअली जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं ना, आप सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं।
उसके बाद उस प्रोडक्ट नहीं तो सारे खर्चे नहीं ना कराने, उस प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस के अपने खर्चे भी हैं। यानी पहले प्रोडक्ट का खर्चा, फिर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो बिजनेस खड़ा किया हुआ है उस बिजनेस के खर्चे। अगर आप सब खर्चे इकट्ठे कर देंगे ना, देन आपका शायद ऐसा हो कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल ना हो लेकिन ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबल, या बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो प्रॉफिटेबल हो। तो जीपी निकालने से आपको ये पता चलता है कि जिस कोर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, आइदर वो प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बताता है कि हमारा बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं। और नेट प्रॉफिट ये बताता है कि ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट लॉस द की लास्ट है, ओवरऑल बताता है वो ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं देता, बस वो बताता है ओवरऑल कलेक्टिवली बिजनेस कहाँ खड़ा है। असल में ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ना आगे रेशियो का चैप्टर है एक, वहां पे डिसीजन मेकिंग में या पढ़ने के लिए यूजर जीपी को पढ़ता है और दूसरा कौन सा प्रॉफिट पढ़ता है। एज अ यूजर जब आप जीपी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो कोर प्रोडक्ट है उससे हमें क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पर मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा खरीदता हूँ कपड़ा बेचता हूँ, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन मैं किराए पे देता हूँ, उत्ते वाले दुकानदार हिस्सा मैं किराए पे भी देना। तो अब जो कपड़े से प्रॉफिट होगा ना, सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कपड़ा, वो मेरा जीपी है। लेकिन दुकान का ऊपर किराया, दुकान का जो किराया मिल रहा है वो अदर इनकम है। दुकान का बिजली का बिल, दुकान पे मुलाजमों की तनख्वाहें, ये सब कुछ लेस करे तब पता चलता है कि दुकान का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। समझ आई है कि नहीं समझ आई। खालिस्तान कपड़े से कितना मुनाफा है आपका, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा चलो आगे चलते हैं। हमें इससे आगे ये बताएं जी, डिसीजन मेकिंग के लिए, हाँ डिसीजन मेकिंग के लिए, या डिसीजन मेकिंग तो नहीं, यूजर की डिसीजन मेकिंग के लिए है। इदारे की डिसीजन मेकिंग इनकम स्टेटमेंट से नहीं होती, यूजर की डिसीजन मेकिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होती है। अच्छा अभी बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होती है। जी भाईजान आपसे ही पूछनी है मैंने, कोई मसला नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है। जी जी बताओ बताओ, कोई नहीं यार लड़ना कि ये सारे तुसी अकाउंटेंट है ताड़ी एक ना लेकिन रलदी नहीं लाए रहे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। जी आप क्या कहते हैं, एक एक करके बताएं ना, आपका क्या है। इन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ सेल आती है सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी आप क्या कहते हैं। नहीं आप कुछ ने इतराज कर रहे थे। नहीं 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 वो माइनस कर रहे जी, यही है। कैरी इनवर्ड कितने गया पानी, परचेज रिटर्न कितने गई हैं। वो परचेजेस का पार्ट है। हाँ तो आप यहाँ पे कहें परचेज कॉस्ट नेट ऑफ परचेज रिटर्न नेट ऑफ डिस्काउंट, ये वो सर हर किस्म की मैं परचेज कॉस्ट का जवाब ले रहा हूँ, बाकी वो आप सही हैं। अलहदा हेडर नहीं बनाना उनको। कुछ बच्चे बताना शुरू कर देते हैं ना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट, जरूरत ही कोई नहीं। मेन चीज ये है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज कॉस्ट नेट ऑफ ऑल डिस्काउंट्स एंड रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है अब आ जाए। अगर इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हो, जो कि हमारा काम है, ट्रेडिंग हमारा काम नहीं है, ये वैसे मैंने कराई थी रिफ्रेशर के लिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग की इनकम स्टेटमेंट हो, जी अब आपने बताना है किसकी हो, तो इस इनकम स्टेटमेंट में कहां कहां चेंज आएगा, बताओ भाई जवान। अच्छा जी, ये जो इनकम स्टेटमेंट मैं बना रहा हूं, अगर हम वो मैं उड़ा दूं जरा ट्रेडिंग की हेडिंग, अगर ये ट्रेडिंग की बजाय मैन्युफैक्चरिंग की इनकम स्टेटमेंट हो तो कहां कहां चेंज आएगा। अभी आज जब आप घर जाएंगे तो अभी आपका नॉलेज बिखरा बिखरा होगा, मतलब मैं अभी चैप्टर शुरू नहीं कराया, मैं आपको अभी घुमा फिरा रहा हूँ इधर उधर। क्यों, वो जो हम चैप्टर शुरू करेंगे ना उसमें भी इनकम स्टेटमेंट बनानी है।
तो अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का रेफरेंस क्लियर है देन आप कभी नहीं मार खाएंगे। जी बताओ भाई, किधर किधर चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा बताएं। अच्छा जी, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स और होते होते भी आसान आसान यार, और ट्रेडिंग बिजनेस वाला भी तो उधार पे बेच सकता है यार। जी और बेसिक्स नहीं आती आपको, आपकी रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने बेसिक्स पढ़ाई थी उसको जाके आज दोबारा पढ़े प्लीज। बेसिक नहीं आती आपको, इससे आप FR1 में भी कमजोर। FR1 हाल दो, वैसे FR1 में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लेकिन FR1 हमें कॉस्ट की बेस देता है, उसमें एक चैप्टर है पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का। इंट्रो में है, अच्छा आप इंट्रो में चला गया, चलो फिर भी। और वैसे चलो वो इंट्रो नहीं भी पढ़ी थी, मैंने चैप्टर पढ़ाया बेसिक का, वो बेसिक वाला तुझे खूब होता है, खाते पढ़ाता है पानी, ताड़ी मेहरबानी आप जाके करें। जी कहाँ चेंज आएगा भाई जनाब, आप बताएं प्लीज। आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। जी जनाब, ये मैं मिटा रहा हूँ, जो इन्होंने चेंज बताई थी सारी गलत है ये। क्या आ जाएगी, कहाँ, फॉर्मूला बताए ना क्या बनेगा। गलत, जी आप बताएं भाईजान। जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहला चेंज ये आएगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज कॉस्ट नहीं आती, वहां वहां आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। यहीं से तो मैंने शुरू किया था बेसिक्स, जब मैंने आपको पढ़ाई थी, देखो ये ऊपर मैंने वहां पे भी बताया था कि सेल इज इक्वल टू होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ट्रेडिंग बिजनेस में जो परचेज कॉस्ट होती है वो परचेज करके बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले बना के बेचते हैं। तो ये सारा नहीं चेंज होगा, परचेज कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बताया था। तो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर फॉर्मूले में बच्चे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज कॉस्ट, जो आपने रट्टे लगाए हुए मैन्युफैक्चरिंग में, वो परचेज कॉस्ट नहीं आनी, वहां पे क्या आनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट आनी है। जी घर वाले भी बता रहे हैं और सही बता रहे हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये होना है। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, नहीं कहना प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह दो, मुझे कबूल है। लेकिन ओपनिंग भी कह दिया आपने, परचेज भी कह दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह दिया, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। तो आंसर का नाम बता दिया आपने, तो फिर आंसर से पीछे क्यों जा रहे हैं, आंसर है ना कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। नहीं समझ आई, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा आपको मैंने गलत क्यों कहा था, ये बच्चे को जो पहला था बेचारा, एक्चुअली जो आप मुझे बता रहे थे ना कि डेप्रीसिएशन लेंगे उस मशीन की जो फैक्ट्री में मशीन प्रोडक्ट बन रही है, बेटा जो फैक्ट्री में मशीन इस्तेमाल होती है ना, उसकी डेप्रीसिएशन ओवरहेड्स में पढ़ के आए हो अभी, एफओएच का पार्ट है, और एफओएच प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। फैक्ट्री का हर खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा बेटा, अब समझ लो, नीचे एडमिन में नहीं लाना। एडमिन में डेप्रिसिएशन कौन सी आएगी, या सेलिंग में या ऑपरेटिंग में, नॉन फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन आएगी, नॉन फैक्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग डिपार्टमेंट की गाड़ियां, डिलीवरी वैन, जैसे इस बच्चे ने कहा था, उसकी डेप्रिसिएशन आएगी। ऑफिस कंप्यूटर्स की डेप्रिसिएशन आ सकती है, नॉन फैक्ट्री एसेट्स की। फैक्ट्री एसेट की डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन कॉस्ट है। बेसिक सही कर लो अपनी सब बच्चे, आपको अपनी बेसिक में क्रिस्टल क्लियर होना है, देन आप रूल पता होना फिर मसला नहीं है। हम बेसिक में पढ़ के आए थे कि फैक्ट्री के तमाम खर्चे
प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आता था वो भी बताया था, फैक्ट्री के तमाम खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट में आने, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीन नीचे कैसे आ सकती है, वो एडमिन ट्रेडिंग बिजनेस में होता है। मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री के हर खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर छुपा हुआ होता है। नहीं समझ आई? आ गई समझ? सही हो गया, काम सीधा हुआ है, कॉन्सेप्ट सीधे पदरे हो गए। और दूसरा, मैंने बैड डेट्स को क्यों गलत कहा था, एक्चुअली बैड डेट्स एक एक्सपेंस है। जब मैंने सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हेडिंग दे दी ना, इस हेडिंग के अंदर 15-20 खर्चे ऑटोमेटिकली कवर हो गए बेटा। तुम्हें अब एक एक एक्सपेंस का नाम बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहना चाहिए बैड डेट सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट है। ये मैंने हेडिंग लिखी है, एक्चुअली मेन हेड लिखा है। अब इसके अंदर 15 एक्सपेंस सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन में है, कोई 10 एडमिन में है, तो 25 खर्चे में 2 हेडिंग्स कवर कर लेंगे। इसलिए मैंने बैड डेट्स तुमने बोला तब भी मैंने कहा गलत, मतलब आपके ज़हन में आ रहा होगा ना, सर ने सीधा ही मैंने कहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक विद रिस्पेक्ट टू बेसिक्स, और वो मसला नहीं है, सही हो जाता होता है वो। अब डिस्कस हो गया तो अब आप और ज्यादा सोचेंगे यार मैं ये, लेकिन आप अपनी अकाउंटिंग में देख लेना, वहां पे ऐसा ना हो मेरा कोई रूल वायलेट कर रहा हो, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ट्रेडिंग के रूल्स और हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रूल्स थोड़ा बहुत चेंज है। मैंने कहा था ट्रेडिंग बिजनेस में सारी तनख्वाहें एडमिन कॉस्ट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो फैक्ट्री के स्टाफ की तनख्वाहें हैं ना, वो नहीं है एडमिन में, वो ऊपर चली जानी है। किधर ऊपर चली जानी है? प्रोडक्शन कॉस्ट। समझ आई? फर्क आ गया ना, नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज हो गई, तो खर्चों का ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। आगे चले जी बेटी, आपसे अगला सवाल है। ट्रेडिंग बिजनेस में एक इन्वेंट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 इन्वेंट्रीज होती हैं, बताएं कौन कौन सी? पता है आपको ये बात? नहीं पता? ये वैसे बताया हुआ है, ट्रेडिंग बिजनेस में एक इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री का मतलब पता है? स्टॉक। हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस में एक स्टॉक होता है, एक तरह का। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह का स्टॉक होता है। अब याद आया कुछ कि नहीं? जी कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेंगे जी। ट्रेडिंग में बताओ पहले, ट्रेडिंग में कितनी तरह का स्टॉक है और उसका क्या नाम है? अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस बनी बनाई चीज खरीदता है। क्या करता है बेटी? बनी बनाई चीज खरीदता है, जितनी बिक गई ठीक है, बाकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बची पड़ी होती है। इन्वेंट्री मींस अनसोल्ड गुड्स। तो ट्रेडिंग बिजनेस में जो इन्वेंट्री होती है वो एक ही होती है, विच इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, बनी हुई चीज की इन्वेंट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी होती है। अगर मैंने गारमेंट्स बनाने हैं तो उसके लिए कपड़ा भी पड़ा होगा, बटन भी पड़े होंगे, धागा भी पड़ा होगा, दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। क्या कहते हैं उसको? दूसरा होती है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। सुना हुआ ये नाम बच्चे? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होती है? कुछ चीजें ना फैक्ट्री में जब काम हो रहा होता है तो साल अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, वो चीजें नामुकम्मल होती है, तो इनकम्प्लीट फिनिश गुड्स को कहते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, देन वर्क इन प्रोसेस, और तीसरी जो कंप्लीटेड चीजें हैं जैसे वो ट्रेडिंग में होती हैं उनको बोलते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ट्रेडिंग बिजनेस में भी होती है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी होती है। फर्क क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस ने खरीद के रखी हुई है स्टोर में फिनिश गुड्स, और मैन्युफैक्चरिंग ने बना कर रखी हुई है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 2 एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज और आएंगी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और क्या है? अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ट्रेडिंग बिजनेस में तो इन्वेंट्री एक ही है, चलो ये इन्वेंट्री तो फिनिश गुड्स की होगी ओपनिंग, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी होगी? और ये परचेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ही होती है, गुड्स परचेज की होती है ना। उन 10 मैन्युफैक्चरिंग से ये इन्वेंट्री ओपनिंग कौन सी होगी? रॉ मटेरियल की होगी, वर्क इन प्रोसेस की होगी, फिनिश गुड्स की होगी, तीनों होगी? जी बताएं जी।
मेरी बात आके मैन्युफैक्चरिंग पे रुकती है जी। ये मुझे बताना है, ये बात हम सब ने एग्री कर ली है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तीन इन्वेंटरीज होती हैं, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की। अब जो यहाँ मैंने लिखी हुई है, क्या ये रॉ मटेरियल की ओपनिंग एंडिंग है, क्या ये वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग है, क्या ये फिनिश गुड्स की ओपनिंग एंडिंग है, या तीनों की ओपनिंग एंडिंग है? ये चार सिचुएशन है, चारों में से कोई एक ठीक है। हम्म, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बातें कर रहा हूँ? समझ आ रही है? कोई मसला नहीं, जवाब ना भी दे पाए लेकिन सोचें। रॉ मटेरियल की क्यों नहीं है, वर्क इन प्रोसेस की क्यों नहीं है? सुन ले, ये जो इन्वेंट्री होती है बेटा, ये वाकई फिनिश गुड्स की होती है। किसकी है? रॉ मटेरियल की और वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री इस प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर शामिल हो चुकी होती है, इसके अंदर आ चुकी होती है। होती वो भी है लेकिन वो प्रोडक्शन कॉस्ट का ऑलरेडी पार्ट बन चुकी हुई है। कैसे वो हमें नहीं पता, अभी दफा मारो। लेकिन दफा क्यों मारना है? क्योंकि जितना नॉलेज अभी चाहिए उतनी की जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही है? रॉ मटेरियल की ओपनिंग एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग किसका पार्ट बन चुकी होती है? यहाँ जो कॉस्ट ऑफ सेल में एक्चुअली नजर आएगी बेटा, ये किस चीज की ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री होगी? फिनिश गुड्स की, बिल्कुल ट्रेडिंग बिजनेस की तरह। ट्रेडिंग बिजनेस में होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री कितने गई? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितने गई? लेकिन फिलहाल अभी छोड़ो, दफा करो, अभी उसको इग्नोर ही कर दें, आप नहीं है समझ लो। हाँ जी, अब मुझे बताएं जी, आप बताओ भाई, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है? ये तो चैप्टर 1 की बात है यार। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है, हमने तो सवाल भी किए थे। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते थे। प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल का है, मैंने पर यूनिट नहीं कहा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती थी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन कॉस्ट आती थी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरी कौन सी होती है? एफओएच कॉस्ट। ये तीन चीजें जमा करें। अभी मैंने कोई ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री वगैरह छोड़ दी, अभी सादा चैप्टर 1 पे रहे। इन्वेंट्री इग्नोर कर दी मटेरियल की, मैंने कहा था ना मटेरियल की इसके अंदर होती है, कहाँ होती है? दफा करो फिलहाल। वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री फिलहाल छोड़ दो। ये आप जमा करेंगे तो ये आपकी क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। जी, मेरा सवाल है भाईजान आपसे, फिर बेसिक का सवाल है वो लास्ट में। मुझे ये बताएं, चैप्टर 1 में मैंने आपको, आप ही आखिर याद है इस तरह। मुझे ये बताएं, मैंने चैप्टर 1 में बताया था एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तीन तरह की होती हैं। इनको पहचानने के लिए वॉल्यूम से, मैंने कहा था असल तरीका तो वॉल्यूम का है, लेकिन वॉल्यूम ना दिया हो तो नाम से पहचानना पड़ता है। अब इन तीनों के नाम को पढ़ें और मुझे बताएं कि इसमें से कौन सी वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसके सामने मुझे बताना है तीनों के, कौन सी फिक्स कॉस्ट है, चैप्टर 1 आना चाहिए, और कौन सी सेमी वेरिएबल है। अच्छा, ये मैं क्यों आपको चैप्टर 1 में घुसा रहा हूँ? वजह, वो चैप्टर 1 का नॉलेज आपके जेहन से ना स्किप हो गया हुआ है। दो चैप्टर पढ़ा है ना बीच में, दो टॉपिक। आज आप जाके दोबारा चैप्टर 1 को पढ़िएगा तो आपको एहसास होगा कि यार ये तो मेरे जेहन से स्किप हो गई हैं बातें, और ये बार बार जाके हमें वो इस्तेमाल होनी है बातें। इसीलिए दोबारा आज आपने जाके उस टॉपिक को बस नॉवल की तरह दोबारा रिवाइज करना है। रिफ्रेश, याद है? नहीं याद? आपको याद है? नहीं याद, कोई मसला नहीं, किसी को याद हो?
हाँ, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड एफओएच भी होते हैं और कुछ वेरिएबल एफओएच भी होते हैं। तो मैंने कहा था नाम की बुनियाद पे देखें तो एफओएच सेमी वेरिएबल होते हैं जी। आगे डायरेक्ट मटेरियल फिक्स कॉस्ट होती है। अच्छा, आगे और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आ जाइए हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओ भाई, अब देखेंगे यहाँ शक्लें, यहाँ हम बनाए जो हमने लिखा था इतना पप्पू करके, वो निकालेंगे लेक्चर। ये लो जी, आ जाओ जी। ये तो हमारे पास खूबसूरती है टेक्नोलॉजी की, इकट्ठा होते ही। हाँ जी, हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है वॉल्यूम और नाम के जरिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या लिखा है मैंने, ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एक कुर्सी बनाने पे लकड़ी जो लगेगी जितनी लगती है, तो जितनी कुर्सियां ज्यादा बनाओगे उतनी लकड़ी ज्यादा लगेगी। एक बैट बनाने पे जो लकड़ी लगती है, जब ज्यादा नंबर ऑफ बैट्स बनाओगे तो लकड़ी डेफिनेटली ज्यादा लगेगी। तो मैंने कहा था पर यूनिट पे मटेरियल कॉस्ट सेम होती है क्योंकि वेरिएबल है, लेकिन टोटल में वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल चेंज होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे मटेरियल उतना ज्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट, तो उसी क्या सी फिक्स। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या लिखा है मैंने, नॉर्मली वेरिएबल, कभी कभार फिक्स भी हो सकती है, नॉर्मली वेरिएबल। सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर पर यूनिट पे हो तो, लेकिन अभी फिलहाल मैंने तो पूछा नहीं, पूछा तो मैंने इसके लिए था। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, ऑलवेज वेरिएबल। हूं किसी ने फिक्स किया तो कुछ सुनो पैना है, अब किसी ने फिक्स कहा तो बेटा गलत हो जाएगा काम है, फिर हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब नहीं भूलना, लेबर कॉस्ट नॉर्मली टाइम के हिसाब से होती है, तुम कि जितने घंटे फैक्ट्री में काम करोगे उसके हिसाब से पैसे ले लेना। लेबर कॉस्ट भी नॉर्मली क्या होती है, वेरिएबल। समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही। अब मसला आता है एफओएच, वो आपने सही बताया था। एफओएच के मुतालिक मैंने नीचे जाकर बताया था कि एफओएच जो होते हैं वो सेमी वेरिएबल होते हैं ऑलवेज, क्योंकि इसके अंदर कुछ फिक्स होते हैं कुछ वेरिएबल। याद रहेगी ना एक बात, तो वो भी याद होनी चाहिए थी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ठीक है, नहीं समझ आई। इसका मतलब है हमने जो बोला वो गलत हो गया हमसे, चलो कोई नहीं, अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना इंशाल्लाह। और अगर अब भी भूल गया तो वो बच्चा शीशा देख ले कि गोंगलू कैसा होता है। ठीक है, गोंगलू बच्चा कैसा होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है, वेरिएबल, नॉर्मली वेरिएबल होती है। तो ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, और ये कौन सी होती है, सेमी वेरिएबल। तो इसमें फिक्स भी शामिल है और इसमें टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, वेरिएबल शामिल है। मैं तो सवाल पूछ ही जाना तो मैंने अंदाजा ही नहीं टाइम का। बस हम ये आखिरी बात करने लगे हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। अगर ये सेमी वेरिएबल है तो इसको ऐसे लिखा जाता है वैसे ज्यादातर, इस चैप्टर में तो खास तौर पर। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से फिक्स पोर्शन अलग और वेरिएबल पोर्शन अलग। तो एफओएच में दो तरह के एफओएच हो गए फिर, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट और दूसरी कौन सी होगी, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। ऐसे इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अलहदा लिखना चाह रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, और आगे भी कई चैप्टर में करना पड़ेगा। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। कार आप एफओएच ही रहे हैं ऐड, लेकिन दोनों को सेपरेटली ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो चैप्टर पढ़ाना है ना उस चैप्टर की नीड है ये, कि इन दोनों को अलहदा अलहदा समझे पहले कि इनका क्या ट्रीटमेंट है। समझ आ रही है। तो मैंने आज क्या पढ़ाया फिर, वो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद जो काम की बात बताई, मैंने आपको ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंस है मैंने वो बताया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल ट्रेडिंग बिजनेस की किसी और तरह निकलती है, मैन्युफैक्चरिंग की और निकलती है। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज कॉस्ट नहीं है, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है, और जो ट्रेडिंग है उसमें परचेज कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो चैप्टर 1 वाली बातें रिवाइज की। फिर ये बताया कि इनमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी और सेमी वेरिएबल है। मैंने सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल अलहदा कर दी और फिक्स अलहदा कर दी, तो अब ये रह गई वेरिएबल एफओएच कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल अलहदा अलहदा हो गई। ठीक है,
मतलब ये वेरिएबल एफ और फिक्स्ड एफ, बस नमाज का भी टाइम जा रहा है तो आप प्लीज ऑफ कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह कल जैसे ही अजान होगी, चाहे हमने सिर्फ अभी प्रॉब्लम डिस्कशन ही की हो, हम 10 मिनट की नमाज ब्रेक देंगे। तो आप वुजू करके बैठिएगा, ताकि ये ना हो कि आप वुजू करने चले जाएं और 20 मिनट ही आप लगा लें हैं। क्योंकि मैं वुजू करके बैठूंगा, मैं नमाज पढ़ के फौरन वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो बेहतर है क्लास क्लास एक्सटेंड हो जाएगी थोड़ी सी। जी, मजबूरी है, करना है, नहीं तो नमाज भी निकल जाएगी और फिर आप अच्छा नहीं है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। कल हम आगे बात करेंगे। असल में कल मैंने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखवा देना है, लेकिन आज आपसे मैंने नॉलेज पूछा, तो बेसिक अला पढ़ के आओ जरा, आपकी मेहरबानी प्लीज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कॉस्ट की बेसिक्स। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ऑनलाइन वालों में भी जो पास हो गए मुबारक, जो नहीं हो सके अल्लाह सानिया करे आइंदा के लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।